अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महिला आरक्षण बिल लोकसभा से बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास हो चुका है। 454 वोट 454 पक्ष में पड़े हैं और सिर्फ 2 वोट विरोध में। यह ऐतिहासिक क्षण है और महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या खुशी का माहौल है, ये कितना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का विषय है, इसको लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। हम इन सारे मुद्दों पर आज इस डिबेट में खुलकर चर्चा करने वाली हैं। बहनों भाइयों, ये ऐतिहासिक क्षण है, ये भारत की संसदीय राजनीति को बदलने वाला क्षण है। ये भारत में नारी शक्ति की राजनीतिक क्षमता को आगे ले जाने वाला बिल है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब से थोड़ी देर पहले भारत की लोकसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया गया है। इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, 454। इतिहास है ये। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में शायद किसी एक बिल को लेकर इतना बड़ा समर्थन सत्ता पक्ष यानी ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन की तरफ से मिला हो। सिर्फ 2 वोट विरोध में रहे। आपके मन में ये प्रश्न होगा, ये 2 कौन हैं? असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी MIM, ये 2 विरोध में थे। बाकी पूरा हाउस एक साथ मिलकर उसने इस क्रांतिकारी राजनीतिक शक्ति देने वाले महिलाओं को इस बिल को पास किया है। बहन भाइयों, ये अभूतपूर्व क्षण है। ये भारत में वेमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब तक महिलाओं को आरक्षण सिर्फ नगर निगम और पंचायतों तक सीमित थे, वो अब विधानसभा, लोकसभा, इन सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल अब कल राज्यसभा में प्रस्तुत होगा और उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ वहाँ से भी पास किया जाएगा, यानी मोर देन 2/3 मेजॉरिटी के साथ। फिर भारत की राष्ट्रपति के साथ पास जाएगा और वो कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। इस बिल से क्या परिवर्तन आने वाला है? इस बिल से महिलाओं के राजनीतिक अधिकार कितने मजबूत होंगे? क्या वो राजनीतिक रूप से स्वावलंबी हो जाएंगी? क्या पुरुषों की वर्चस्व वाले भारत के राजनीतिक समाज में महिलाओं की 33% एंट्री कोई बहुत बड़ा सोसाइटल चेंज लाने वाली है? जवाब हाँ भी हो सकता है, बशर्ते पुरुष प्रधान राजनीतिक समाज वाकई में नारी समाज को उनकी शक्ति को एक्सेस करने दे। इसके पहले की भी कई सरकारों ने प्रयास किए थे बहनों भाइयों, लेकिन सहमति के अभाव में चीज़ें रह जाती थीं। लेकिन इस बार सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनापूर्ण है कि उन्होंने कम से कम इस अधिनियम को पास करा लिया लोकसभा से भी, और उम्मीद है कि ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। हम इसके कई मुद्दों पर सहमत असहमत हो सकते हैं। इसके कुछ प्रावधानों पर सहमति असहमति हो सकती है। इसको लागू किए जाने की तिथि वर्ष को लेकर सहमति असहमति हो सकती है। लेकिन समग्र दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज इंडियन पॉलिटिक्स के लिए है, भारत के लोकतंत्र के लिए है। आज़ादी के जब हम अमृत काल की तरफ बढ़ रहे हों, 75 वर्ष की तरफ यानी बढ़ रहे हों, उस मौके पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा राजनीतिक कदम उठाना भी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि भारत का भविष्य भारत का लोकतंत्र है। बिना लोकतंत्र के भारत का कोई भविष्य नहीं है। और ये भविष्य हमारा सुनिश्चित कब होगा, बराबरी कब आएगी, गैर बराबरी, भेदभाव कब खत्म होंगे, जब हम समाज में महिलाओं को इक्वल भागीदारी देने की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया के कई पार्लियामेंट्स हैं, दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर महिलाओं का आधिपत्य है, उनका शासन है, उनकी मेजॉरिटी है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं और आप बहुत बेहतर से ऐसे देशों के बारे में जानते हैं। लेकिन भारत का सामाजिक ताना बाना दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा अलग है। वर्तमान परिवेश में अगर हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य है और ये असाधारण उपलब्धि है जो महिलाओं ने हासिल की है अपनी एकता से, अपने संघर्ष से और अपनी एकजुटता से। लेकिन मैं इसके भविष्य को लेकर ज़रूर इस बात को लेकर
महिलाओं को इस पर विचार करना पड़ेगा। ताकत तो मिल गई है, आज नहीं मिलेगी, 10 साल बाद मिल जाएगी, 15 साल बाद मिल जाएगी, लेकिन आप इन अधिकारों का उपयोग कैसे करिएगा। मुझे जिस बात की चिंता है, प्रधानपति, नगर पंचायत पति, सभासद पति, इन सब से मुझे परेशानी है। महिलाओं को पंचायत नगर पालिकाओं में अधिकार मिले, लेकिन पुरुष उसे एक्सेस नहीं करने देते हैं, उस पावर को एक्सरसाइज करने नहीं देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि संसद और असेंबलीज में ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन महिलाओं को अब अपने हक और हुकूक के लिए राजनीतिक आगे आना पड़ेगा। बहन भाइयों, आज के कुछ बड़े बयान सुन लें, फिर मैं एक दिलचस्प चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाऊंगा। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। मान्यवर, इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC/ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ साक्षी दिवाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सैयद जरीन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, नीलम यादव आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, भाषा सिंह बहुत ही जानी मानी पत्रकार थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। मेरे साथ प्रोफेसर D.R. साहू जाने माने समाजशास्त्री और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, और बीरेन जी भी छुट्टियों से वापस आ गए हैं, वो भी हमारे साथ आज की डिबेट में शामिल होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं पैनल में उपस्थित सभी मेहमानों को बहुत बधाई देता हूँ, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर है और महिलाओं को अपने हक, राजनीतिक हक की मैं बात कर रहा हूँ, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने का समय अब आ चुका है। बहुत स्वागत आपका। मैं कार्यक्रम की शुरुआत साक्षी दिवाकर से करता हूँ। साक्षी दिवाकर जी, लोकसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है और बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास हुआ है। आप लोग इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और क्या अब ये मानते हैं कि ये बड़ा फैसला है और महिलाओं को अब अपने राजनीतिक अधिकार के लिए एक कदम आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है? देखिए, आपकी डिबेट की शुरुआत में सुषमा स्वराज जी की 2 पंक्तियां उन्होंने लगभग 10 साल पहले कही थी, उससे शुरुआत करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, एक तपती धूप सी है नारी की जिंदगी, एक पथरीली डगर सी है नारी की जिंदगी, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की विसात। यहाँ पे रामायण और महाभारत दोनों ही काल का वो जिक्र कर रही हैं। हर सदी में दांव पर है नारी की जिंदगी। जब ये पंक्ति उन्होंने कही थी तो ये बात सच है कि आज तक महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन कम से कम 21वीं सदी में ये जो डगर है वो थोड़ी आसान होगी। और इसी के साथ मैं सभी पूरे देशवासियों को, सबको बधाई देना चाहती हूँ कि आज 2 तिहाई ज़्यादा से भी ज़्यादा बहुमत से ये बिल पास किया गया है। सिर्फ 2 ही वोट अगेंस्ट में उसके पड़े हैं, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और इसका सभी पार्टियों ने स्वागत किया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब सिर्फ नारियों के लिए योजनाएं या नीतियां नहीं बनाई जाएंगी, अब नारी खुद भी इन योजनाओं को बना पाएगी। मसला इस बात का है कि विपक्ष का ये कहना है कि ये तत्काल से अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ओबीसी इसमें सम्मिलित क्यों नहीं है, सवाल नंबर 2। और इसमें कितना वक्त आप क्यों लगा रही, तत्काल लागू करने में क्या समस्या। और तीसरी विषय, जातिगत जनगणना क्या कराएंगे या नहीं कराएंगे?
देखिए, गृह मंत्री जी ने इन दोनों ही बातों का आज जवाब दिया है। उन्होंने कहा है जातीय जनगणना की बात हो या डिलिमिटेशन की बात हो, दोनों ही चुनाव होते ही करवाया जाएगा। मैं आपको आपके चैनल से बताना चाहूंगी कि ये जो बिल पास हुआ है ये राज्यसभा से 2010 में भी पास हुआ था, लेकिन 10 से 14 के बीच में ये कभी लोकसभा में लाया ही नहीं गया था। तो जो ये सवाल उठा रहे हैं उनको तो ये हक ही नहीं बनता, और जनता ने इस लायक छोड़ा भी नहीं है उन्हें कि वो किसी तरीके के क्वेश्चन उठा सके। लेकिन फिलहाल ये है कि अब इस चीज की श्री गणेश हो चुका है, तो इसका सबको समर्थन करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, और एक बहुत बड़ी पहल है, जिस एक ऐतिहासिक फैसला है, और मुझे लगता है नारियों को सबने सपोर्ट किया है ओवैसी जी को छोड़कर। जी जी, ऑल राइट, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। सैयद जरीन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, मेरे साथ मौजूद है। आपको भी बहुत बधाई कि आज ये बिल पास लोकसभा से हो गया है। मैं समाजवादी पार्टी के ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपने बिल को सपोर्ट तो किया, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने जो लोकसभा में हैं, लेकिन आपके ऑब्जेक्शंस क्या हैं? पहले तो बहुत बधाई, हमारी सारी जो हमारी आधी आबादी है उसको, हमारे पूरे देश को बधाई। जो सरकार ये हमेशा कहती है, ये आरोप लगाती है विपक्ष पर कि विपक्ष साथ नहीं देती, तो देखिए 454 जो वोट एक तरफा पड़े, इसका मतलब है कि हम खुद चाहते हैं कि एक ऐसे कानून लाए जाएं, महिलाओं के हक में बात करी जाए, महिलाओं को सशक्त करा जाए। ये हमारी पार्टी की हमेशा से ये मंशा रही है। लेकिन साथ में ये भी एक दुख है कि ओबीसी और एससी एसटी को इसमें जो है वो नहीं शामिल करा गया है। एज इट इज़ जो चला आ रहा था 1996 से 2 बार ये बिल लाया जा चुका है, ऐसे ही इसको ले आया गया है। खैर, बहुत बधाई। एक महिला प्रवक्ता होने के नाते और एक भारत की महिला होने के नाते मेरे भी कुछ सवाल हैं कि 2 बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, 2014-2019, क्यों इतना वक्त लगाया? अगर आप सच में महिला के हितैषी थे, आप चाहते थे कि महिलाओं के लिए आप कुछ अच्छा करें, उनको आप हाशिए से हटाकर केंद्र में लेकर कर आएं, तो क्यों आपने इतना समय लगाया जब मात्र कुछ महीने बचे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इसमें 2 चीज़ों को और इसमें रखे गए हैं पॉइंट्स। एक तो जनगणना पहले ज़रूरी, उसके बाद इसमें परिसीमन बहुत ज़रूरी है। जनगणना जो है उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल, अगर हम अपने देश की जनगणना होगी 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है, और परिसीमन में भी लगभग इसके बाद इतना ही वक्त लगेगा। तो 3 से 4 साल तक तो मेरे ख्याल से ये जो है ये बिल जो है ये नहीं आने पाएगा। और G20 के जितने भी देखिए देश हैं उसमें वाहिद भारत एक ऐसा देश है कि 10 साल, 1 दशक से ज़्यादा हो गया है, अभी तक हमारे देश की जनगणना ही नहीं हुई है। दूसरा सवाल ये कि 60% हमारे ओबीसी हैं, 22% हमारी जो एसटी हैं, तो कितना अच्छा होता अगर आप इनको भी शामिल करते, इनको भी इम्पावर करते। आप एज इट इज़ बिल ले आए हैं, और सब आज ये एक बीजेपी इसका श्रेय ना ले, हर पार्टी ये चाहती थी, हर पार्टी की ये मंशा थी कि महिला आरक्षण आए और बहुत बड़े अच्छे पैमाने पे ये पारित हो। लेकिन हमारे जो नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमेशा ये पीडीए की बात करी कि पीडीए का शोषण हो रहा है। इसमें अभी भी इसको एज इट इज ही ले आया गया है। आपने सारी बात कही, लेकिन आपने माइनॉरिटीज का हक की बात अल्पसंख्यक, मैं पीडीए में ब्रिजेश जी दोनों चीजें शामिल हो गई हैं। हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों चीजें आ गई हैं हमारी। तो हमारे नेता ने तो हमेशा पीडीए की बात करी है। ओके, आपने 3 पॉइंट प्रस्तुत किए। एक, तत्काल लागू किया जाए, बिल्कुल। दूसरा, ओबीसी माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया जाए, बिल्कुल। और तीसरा, इतना लंबा प्रोसीजर जो है वो न किया जाए, बल्कि जातिगत जनगणना जितना शॉर्ट हो सकता उतना कराया जाए। ओके, ये 3 पॉइंट। जी। और राइट, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुधा जी, आपको भी बहुत बधाई और स्वागत आपका परिचर्चा में। कांग्रेस इस अवसर को कितना बड़ा मानती है? आपकी सरकार थी, आप लागू नहीं कर पाए, क्रेडिट मोदी सरकार को जा रहा है, और उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले अपनी आधी आबादी को बधाई देती हूँ कि जो सपना राजीव गांधी जी ने देखा था और जिस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग अनवरत लगे हुए थे, वो सपना पूरा हुआ। कम से कम देर आए दुरुस्त आए तो कम से कम। यहाँ पे जब बात हो रही है, अभी हमारी साक्षी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि 2010 में राज्यसभा में बिल पारित हो चुका था और 4 साल तक हमने इसको लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया। इन्होंने बोला बिल्कुल बहुमत नहीं थी, साथ में आपका लोग पार्टियां थी, हम साथ में थे, नहीं कर पाए।
आप 2014 से अभी तक क्यों नहीं ला पाए? इसका बहन आप बोलना भूल गई। आप आए, देर में आए, लेकिन दुरुस्त आए कम से कम, क्योंकि अगर हम विरोध में होते, वोटों की संख्या, मतदान की जो संख्या आपको बता रही है कि हम जिस सपने को देख रहे थे, 454 उस सपने, बिल्कुल उस सपने को पूरा करने में आप में से हम कहीं से अलग नहीं हटे। हमने उस सपने को पूरा करने का पूरा आप बिल का प्रयास तो भी किया। सपोर्ट कर दिया आपकी पार्टी ने, जी। राज्यसभा में भी करेगी। आप क्या इसमें चेंजेस चाहती हैं? देखिए, हमारे नेता ने और खड़गे जी ने सीधे कहा कि हमें जो ओबीसी और जितने माइनॉरिटीज़ हैं जिनको हमें देने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से अगर आप महिलाओं को आगे नहीं करेंगे तो आपकी जो जुमलेबाजी है या सिर्फ दिखावा करने की कोई बात है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हितैषी अगर आप होते, अभी आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा कि पूरा विश्व महिलाओं को देख रहा है, सच में देख रहा है। मणिपुर से होके जंतर मंतर की घटनाएं, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से आपने कार्रवाइयां कराई और अपने मंत्रियों पे कोई बात नहीं की, जवाब नहीं दिया, उसके लिए विश्व देख रहा था, विश्व देख रहा है। क्या आपकी पार्टी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करती है, जो इशू समाजवादी पार्टी ने उठाया? ब्रजेश जी, जाहिर सी बात है, अगर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कुछ लोग पिछड़े हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप भी जानते हैं कि हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है, खास करके उत्तर भारत की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पुरुषत्वात्मक सत्ताएं हैं, उसकी वजह से स्त्रियां आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे नहीं है। सवाल नंबर 2, आपको जब अवसर मिला तब आप इसे कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाई, आपकी पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार। आप इनसे उम्मीद करते हैं कि जो काम आपने नहीं किया है, इन्होंने कानून तो बनाने जा रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि ये तत्काल कर दें? नहीं, देखिए, तत्काल कर सकते थे, आज नहीं, 2014 में कर सकते थे, 15 में कर सकते थे, 16 में कर सकते थे, 2010 में कर सकती थी? नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते, आप जानते हैं, अगर संख्या होती और हमारे इस बात का कि आपकी पार्टी नहीं कर पाई? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो चीजें हमें अधिकार 10 साल पहले मिल जाता, हम नहीं कर पाए। खेद तो होगा ही होगा, हम चाहते थे। अब सोचिए, 10 साल का इंतजार ऐसे गया, अभी न जाने कितने वर्ष और लगेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बनी रहिएगा। इस बात का बहुत शुक्रिया। मैं नीलम यादव को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं। नीलम जी, आपको भी बधाई और स्वागत आपका डिबेट में। आम आदमी पार्टी इस अधिनियम को लेकर क्या ओपिनियन रखती है? आपकी पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शायद अगर सस्पेंशन खत्म हो गया होगा तो उन्होंने वोट भी किया होगा। आपकी पार्टी क्या धारणा, ओपिनियन रखती है? क्या आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो हमारी आधी आबादी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देंगे, इसलिए कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी पास करने के कगार पे आएगी या नहीं आएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन इस महिला आरक्षण के हमें क्या फायदे और क्या नुकसान हुआ है और आगे क्या होगा, इसके बारे में भी हमें बात कर लेनी चाहिए। मान लीजिए 1/3 महिला सांसद आ भी गई तो क्या पार्टी लाइन कर पाएगी क्रॉस? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब आप मोदी जी तो हर काम आसान कर दे रहे हैं। 2014 में भी सरकार आई, 2019 में भी सरकार आई, लेकिन महिला आरक्षण बिल्कुल याद नहीं आई। अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है तो महिला आरक्षण इन्हें याद आया। क्या इन 10 सालों में महिला आरक्षण पे इन्हें ध्यान नहीं था या इन्हें पास कराने की जरूरत नहीं थी? महिला आरक्षण 2024 में क्यों नहीं पास हो गया? अगर ये प्लानिंग थी तो फिर जनगणना क्यों नहीं हुई, जाति जनगणना क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात, बहुत सारे साथियों ने ये बात कही कि SC ST OBC को क्यों नहीं रखा गया, अल्पसंख्यक को क्यों नहीं रखा गया? इंक्लूडेड है, OBC का प्रावधान फिलहाल नहीं है उसमें, ये विषय। ठीक है, मैं मानती हूँ, मायावती जी की स्टेटमेंट मैंने सुना और हमारी पार्टी का भी स्टैंड है, यही स्टैंड है कि जब आपको करना ही था, 10 सालों के अंदर क्यों नहीं किया? ये भी एक हमारा सवाल है और हम तो इसको बढ़ चढ़ के आगे सपोर्ट करेंगे कि 33% सॉरी महिला आरक्षण जी अगर पास होता है तो ये हमारी आधी आबादी के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य। तो आपने भी 3 बिंदु उठाए, एक आप चाहती हैं कि तत्काल इंप्लीमेंट हो, दूसरा आप चाहती हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हो, और तीसरा कास्ट सेंसस हो, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ देश की जानी मानी पत्रकार दिल्ली स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं भाषा सिंह। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए और भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए ये कितना बड़ा मौका है और इससे क्या राजनीति में परिवर्तन होंगे, और जिस पॉलिटिकल वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं,
क्या इस कानून के जरिए हम उसे हासिल कर सकते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। और मुझे लगता है कि जब से ये बहस शुरू हुई, कल से सदन में जब से बहस शुरू हुई, तो मुझे याद आ रहा था कि सदन के भीतर और बाहर खास तौर से गीता मुखर्जी ने जो पूरी की पूरी बहस शुरू की थी, और उस समय मुझे वो भी याद है क्योंकि मैं बहुत लंबी प्रक्रिया देख चुकी हूँ सदन के भीतर भी, जहाँ पर महिलाओं ने खून से लिखकर पत्र भेजा था पार्लियामेंटेरियंस को, सांसदों को, कि इस को पारित किया जाए। वहां से लेकर भारतीय लोकतंत्र यहाँ पहुंचा, और मोदी जी ने जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा की, उससे यह भी लगता है कि महिलाओं के वोट कितने मानीखेज हो गए हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए। तो ये बहुत अहम पड़ाव है, और मुझे लगता है भारतीय मतदाताओं के लिए, भारतीय महिला मतदाताओं के लिए एक शुभ संकेत है। और दूसरी तरफ मैं इस बात से 100% सहमत हूं ब्रिजेश जी कि पॉलिटिकल विल अगर होती महिलाओं को तुरंत अधिकार देने की, तो ये सरकार तुरंत कर सकती थी। हम और आप गवाह हैं किस तरह से 370 जब हटाना था तो हटा दिया गया, किस तरह से जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन और सारी चीजें करके सीटों का हिसाब किताब ठीक कर दिया गया। यहाँ पॉलिटिकल विल ये नहीं दिखाई दे रही कि तुरंत महिलाओं को अधिकार मिले। यह प्रोसेस हो सकता था कि मौजूदा जो सीटें हैं उसमें 33% दे दीजिए, आगे आप जब सेंसस कराएंगे, जब आप डीलिमिटेशन का प्रोसेस करेंगे तब हो जाता। तब ये दरअसल एक असल में रिवोल्यूशन होता। अभी ये जो क्रांति है महिला आरक्षण इन वेटिंग है, क्योंकि इसके साथ बड़े दुर्भाग्य की बात है इतना अकूत बहुमत ब्रिजेश जी, हम सब जानते हैं, और खासतौर से पत्रकारों को इस अकूत बहुमत की जो मार है वो कितनी तगड़ी पड़ती है हम सब देखते हैं। उसमें अगर इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था 2014 से लेकर 2023 तक इस प्रक्रिया को करने का, और खास तौर से जब आप जनगणना नहीं कर पाए थे, और जनगणना से इसको लिंक करना, डीलिमिटेशन से इसको लिंक करना, मुझे थोड़ा सा डर ये लग रहा था सुनते हुए कि जैसे 15 लाख रुपए अच्छे दिन चल रहे थे, कहीं महिला आरक्षण भी उसी तो गति ये को क्या प्राप्त ना हो जाए। 2029 से 2029 से अमल में आ सकता है, या फिर 35 में जाएगा? अभी बड़ी स्थिति अस्पष्ट है इस, क्योंकि देखिए ये बहुत और मुझे लग रहा है कि ये देखिए बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि ये 2024 का चुनावी जुमला हो गया है। जैसे 2014 में अच्छे दिन थे, 2019 में भी इसी तरह की बातें थी, उसी तरह से 2024 की जो चुनाव की वैतरणी है वह मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल के जरिए, क्योंकि पॉलिटिकल विल अगर है, हम जानते हैं मोदी जी के बारे में, जीएसटी चुटकियों में हो गया, नोटबंदी चुटकियों में हो गई, कोई जरूरत नहीं पड़ी, कहीं किसी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और देखिए ये विशेष सदन जो आज कनीमोई ने कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि आप इतना अहम बिल ला रहे थे जिसमें इतनी हम सबकी इच्छा आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं, भारत की आधी आबादी की जुड़ी हुई है, आप विपक्ष से डिस्कस कर सकते थे, यह बात एक सहमति से होती। और मोदी जी को भी सीखना चाहिए, जिस तरह से लोकसभा में बड़े पैमाने पर इसको समर्थन में वोट पड़ा, सबने रिजर्वेशन दिया। और मुझे लगता है जो कास्ट सेंसस का मामला आया है ब्रिजेश जी, वो बहुत अहम है और इस पे विपक्ष को कायम रहना चाहिए। मेरे ख्याल से क्या आप ये मानती हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन तौर पर ये या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कोई एक सेट लीगल फार्मूला बनाए बिना इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन है? देखिए मेरा मानना है कि ये बहुत अनिवार्य है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, क्योंकि लंबी बहस जा चुकी है। हमने घंटों बिताए हैं ब्रिजेश जी, देश के लोकतंत्र ने घंटों बिताए हैं इस पर डिबेट डिस्कशन करते हुए। और जो हक है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मसला है जातिगत जनगणना का, क्यों नहीं आप करा रहे हैं, या जो जनगणना कराई गई उसके मुद्दे बाहर क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि आपको डर है, आप संगोल युग की बात करते हैं, आप मनुवादी बात करते हैं। और दूसरी चीज एक ब्रिजेश जी में आपका बहुत अहम प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं कहना चाहूंगी, वंदना की जरूरत नहीं है हम महिलाओं को बराबरी चाहिए। हम महिलाओं को जरूरी नहीं है कि आप पूजें, नारी शक्ति हम में है
और नारी शक्ति का सम्मान बराबरी में होता है। इसलिए महिला आरक्षण बिल का वंदना से कनेक्शन करना कि हम आपको ये एक सेट लैंग्वेज होती है आपको ऊपर बैठा रहे हैं, आरएसएस और हमें देवी बीजेपी के नहीं लोगों बनना की, है, वंदन वगैरह ये सब उनकी एक सेट लैंग्वेज होती तो है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक, ये मनुवादी विचार है ब्रिजेश जी। ये हम महिलाओं को ऊपर बैठाएंगे या नीचे बैठाएंगे? जो आज निशिकांत जी को उन्होंने पेश किया था, यही निशिकांत जी सम्मानित सांसद महुआ मोइत्रा और दूसरे महिला नेता के बारे में वैशाली की नगर बहू उनको बता रहे थे। मेरा कंसर्न ये है आपकी बातों को समझने के बाद, मेरा मानना है कि अप्रोच बहुत साफ क्या है। ये पूरी एक्सरसाइज जो आज हुई या होने जा रही है राज्यसभा में, फिर भारत की राष्ट्रपति इसको दस्तखत करेंगी और ये कानून की शक्ल अख्तियार करेगा, हासिल क्या हुआ फिर? जी देखिए, ये वही मैंने कहा, न्याय इन वेटिंग कर दिया है, पेंडिंग, एक झुंझुना लटका दिया है। जैसे आपको याद होगा, हम आप जब चुनाव में रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छे दिन 15 लाख, ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से महिला आरक्षण आएगा कब? क्योंकि इसमें दो चीजें जो जोड़ी गई हैं वो बहुत अहम है, जो मुझे लगता है बिल्कुल जोड़ी नहीं जानी चाहिए थी। मौजूदा सीटों में 33% दीजिए, कलेजा रखिए। जो आज गृह मंत्री जी ने कहा, मैं चाहती थी कि कोई विपक्ष उसका जवाब देता कि हम अपनी सीट को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, आप महिला आरक्षण अभी से लागू करिए। ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसको शुक्रिया आपका मैम, हमारे साथ बनी रहिएगा डिबेट के दूसरे चरण में, हम आपके बाकी विचारों को भी तो बन जाएगा, लेकिन बाकी चीजें नहीं होंगी। स्थान देंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप पहले मेल प्रवक्ता हैं जो इस डिबेट में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल इस अधिनियम के बारे में क्या राय रखता है, आप इसमें क्या संशोधन चाहते हैं या इसके मौजूदा स्वरूप को आप स्वीकार करते हैं? ब्रिजेश जी, पहली चीज़ तो क्या है कि पुरुषों को पूरा हक है महिलाओं का हक रखने का, और महिलाओं का सम्मान करना भी हमारा धर्म है। आप दबे दबे क्यों बोल रहे हो इतने? नहीं ब्रिजेश जी, मैं आ रहा हूँ ना, अभी कंटेंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, छल हुआ है, उस पर आना है अभी, तो इसलिए बहुत एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है अभी तो लड़ाई बाकी है, अभी तो लड़ाई हुई कहाँ है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने 2022 का जो मैनिफेस्टो था उसको पेश किया था और उसमें कहा था कि 50% आबादी को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु आप 33% आरक्षण लेके आ रहे हैं 50% आबादी के लिए। चलिए कोई बात नहीं, स्वागत योग्य है, आप 33% से आप शुरुआत करना चाहते हैं, 33% लेके आइए और 33% से शुरुआत करिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। परंतु हमको ये बताइए, ये जो विशेष सत्र बुलाया है आपने, ये किस लिए बुलाया है आपने विशेष सत्र? भाई विशेष सत्र बुलाने का क्या मतलब है? जो आप वोट डालने गए थे इसलिए गए? नहीं, क्यों बुलाया है? क्या हो गया? 2024 में महिला आरक्षण लागू नहीं होगा, विशेष सत्र आप बुला के ले आए हो, है ना? मतलब इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ गुमराह करना चाहते हो देश को। आप पहले कह रहे थे यूसीसी लेके आएंगे, उसके ऊपर चर्चा करा ली, आपने डिबेट कर ली ब्रिजेश जी। फिर आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे, आपने डिबेट कर ली। भाई नहीं, सरकार ने तो कहा, हमने कभी कहा ही नहीं, ये तो मीडिया वाले चला रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक बात है, सब कुछ तो मीडिया वाले ही कर रहे हैं। सरकार तो भोली भाली है भाई, सरकार तो भोली भाली है, देश के विकास में लगी हुई है, बाकी मीडिया ही मुझे लगता है विरोध करने में लगी हुई है देश का। मुझे लगता है जो है देश का जो क्या नाम है सबसे बड़ा घातक स्तंभ इस समय रह गया है, वो मीडिया रह गया है। इतना गुस्सा क्यों मन में पाले बैठे हो? नहीं ब्रिजेश जी, आप समझिए ना, मुझे ये बता दीजिए, इस चीज का जवाब दे दीजिए, मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए कि अभी 2 महीने पहले सदन आया था, उसमें क्यों नहीं लेके आए महिला आरक्षण बिल? और ये 2 महीने बाद अभी सदन आना है, उसमें क्यों नहीं लेके आए? अभी क्यों लेके आए जब 2024 में नहीं? आप बताएं कि आपकी आपत्ति 2024 में क्यों नहीं लागू होगा महिला आरक्षण बिल? इसका मतलब नहीं लागू करेंगे, बाद में करेंगे, आप बताओ। बात इसका मतलब आप जुमला दे रहे हैं, आप महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, आप महिलाओं के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। ठीक, आप कहते हैं तत्काल लागू हो। बिल्कुल तत्काल लागू होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है, पॉइंट नंबर 2 बताइए, आपने ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ धोखा कर लिया, आप उनकी बात ही नहीं करना चाहते हो। और असल में आपको ओबीसी से सबसे ज्यादा समस्या है, इसीलिए आप ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की के लिए आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आप इस तरीके का बिल लेके आए हो ताकि आप ओबीसी आरक्षण को खत्म कर पाओ। ये पूरी स्थिति बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। और महिलाओं को, क्योंकि आज महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्या भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि महिला घर की गृहिणी है और देश के अंदर आज जो महंगाई से दम घुट रहा है, आज जो महंगाई से महिलाओं को दबाया जा रहा है, आज 1150 रुपए का सिलेंडर महिलाओं को खरीदना पड़ता है। वो 33% का रिजर्वेशन दे रहे हैं और आप उनको महिला विरोधी बता रहे हो।
बिल्कुल महिला इसी विरोधी डिबेट है। में जितनी कौन सा महिला आरक्षण दे पैनलिस्ट दिया? हैं सब वेलकम कर रही हैं। कौन सा आरक्षण दे दिया, क्या मिला? आप क्यों पूछिए कलप ना। रहे हो इतना? अरे आपका भाई, क्या चला जा रहा इन है? पैनलिस्ट को क्या मिला? 35% महिलाएं आ जाएंगी, मुझे बताइए ना, आपका कहां से आ काउंटर जाएंगी? थोड़ी बंद होगा। कहां से आ जाएंगी? 2029 तक तो कहीं आती दिख नहीं रही, और 2029 के बाद 35 है भैया, तो 34 में देख लीजिएगा, 34 में भी आती हुई कहीं दिख नहीं रही। भाई खाली आपको लॉलीपॉप मिला है, आपको खाली एक आश्वासन मिला है कि जी हमारा हमको आपको आरक्षण दिया जा रहा है, पर वो लागू कब होगा? अरे 2021 में जनगणना होनी थी, वो तो करवाई नहीं भाजपा ने। अब आपको लगता है चुनाव होने के बाद जनगणना करवाएगी भाजपा? क्योंकि भाजपा तो सबसे पहले जातिगत जनगणना से भागना चाहती है, और भाजपा को पता है जब जनगणना की बात आपके भी 3 ऑब्जेक्शन है। तत्काल लागू करो, ओबीसी को रिजर्वेशन दो, मुस्लिमों को दो या ना दो? बिल्कुल दो। अच्छा, उनको भी दो। अल्पसंख्यक महिलाओं को तो सबसे ज्यादा जरूरत है, लिख रहे हैं क्योंकि भैया, आज क्यों इतनी हड़बड़ी मचाओ, रुक जाओ। 3, चौथा ये है कि कास्ट सेंसस कराएं। नहीं, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमारा ये कि विशेष सदन क्यों बुलाया गया? अरे पास कराने के लिए दिख नहीं रहा है। कौन से बाबा जी ने आपको मुहूर्त निकाल के दिया था कि भैया इस मुहूर्त में महिला आरक्षण पास करोगे तो 2024 तुम जीत जाओगे? मुझे लगता है आप इसलिए खिसियाए या गुस्से में हो क्योंकि आप 33% तो उनका, आप लोगों की संभावनाएं कमजोर हुई हैं। हम तो डिमांड शायद ये जो आपके चेहरे पे विचलन दिख रहा है ये यही है। विजय जी, हम आज अब तो मेरी पत्नी के लिए दरवाजा खुल गया, मैं क्यों विचलित होऊंगा? अच्छा, मतलब कार्यकर्ता ना लड़े, मेरी माता के लिए दरवाजा पत्नी खुल लड़े। गया। नहीं, अब तो मेरी माता के लिए दरवाजा खुल गया, मैं क्यों विचलित होऊंगा? अब तो मेरी बहन के लिए दरवाजा खुल गया, मैं क्यों कभी मुंह से ये नहीं निकला कि कोई कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता लड़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ये मुंह से नहीं निकलता। मेरी पत्नी, मेरी माता, सब मेरा, मैं मेरा और मैं अकेला। नहीं मैडम, सर, मैं जितनी भी महिला कार्यकर्ता हैं वो मेरी बहनें हैं, जितनी भी महिला कार्यकर्ता हैं जो मुझसे बड़ी उम्र की हैं वो मेरी माताएं हैं। पता नहीं क्यों आज आप हताश और दुखी दिख रहे हैं। नहीं, मैं हताश और दुखी नहीं हूँ, हताश और दुखी आज महिलाएं हैं, हताश और दुखी महिलाएं। इनमें से तो एक न दिखी मुझे। नहीं, अब क्या करें बेचारी, बात समझिए, क्या करें भाई, उनको तो पता है ना। आप पूछिए सुधा जी से, पूछिए आप सपा की प्रवक्ता जी से पूछिए, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से पूछिए, इनको मिला क्या? आप भाजपा की प्रवक्ता से पूछिए कि मिला क्या? एक सेकंड आप रुकिएगा, मैं प्रोफेसर, अभी हमारी बारी आने दीजिए, हम बताएंगे। साक्षी जी वेट करिए, मैं आता हूँ, अपन बहुत सिस्टमैटिक डिबेट कर रहे हैं, सबका पक्ष आना चाहिए। मैं प्रोफेसर DR साहू साहब को आमंत्रित करता हूँ। सर, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आप तो समाज शास्त्री हैं और समाज को बहुत नज़दीक से आप अध्ययन भी प्रतिदिन करते हैं। क्या इससे कोई सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है? क्या विमेन एम्पावरमेंट पॉलिटिकली बहुत बढ़ जाएगा और क्या वाकई में उनको वो अधिकार हासिल होंगे जो वो डिजर्व करती हैं? देखिए ब्रजेश जी, इसका बहुत सारे पहलू है। एक तो पहलू है कि आप यदि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 का पढ़ेंगे, उसमें ये बात आ रही है, नीड है, आवश्यकता है कि हमारे भारत में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डिक्लाइन हो रहा है, वो गिरावट की तरफ जा रहा है, और 13.5% ये गिरावट है। उसके बाद आप देखेंगे जो 19 में 9% था, 23% था, और 21 में 9% हुआ, ख़ासतौर पे नंबर ऑफ़ वीमेन मिनिस्टर्स। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। बात ये नहीं है, अब पार्टी की बात करें, हर पार्टी इसको समर्थन तो करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ था, और इसी तरह से आपने देखा होगा समय समय पर बात होती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अलग तरीके से इसको एक रहस्य की तरह अलग एक अधिवेशन में स्पेशल करके इसको गाया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक पार्टी बेस्ड नीड भी है फॉर पावर, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा भारतीय लोकतंत्र में सत्ता और शक्ति हासिल करना सबकी उद्देश्य होता है किसी तरह से। और इसी में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत बड़े मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट इनके हैं, जो कि ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, उज्ज्वला स्कीम की बात करते हैं, और उसके साथ आपने देखा कि ये जो है ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब कर रहे हैं। 100% पास हो ही जाएगा, कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। बिल्कुल। अब ये कब से अमल में आता है ये तो सरकार स्पष्ट करेगी जब ये कानून बनकर आएगा। ये आप मानते हैं कि कम से कम एक चीज इंश्योर हो गई कि मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा? हाँ, ये मिलेगा, जरूर मिलेगा। राज्यसभा में जब पारित हुआ था तब से भी लग रहा था मिलेगा। जब राज्यसभा में पारित हुआ था तब भी सब लोग सोचते थे कि ये आने वाले समय में कभी ना कभी आएगा। क्या रिजर्वेशन आएगा कब, ये वाली बात मामला रहेगा?
अब रिजर्वेशन के लिए जैसे कि आपने देखा लेयर्स विद इन लेयर्स या कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है, ये इसके लिए एक रैशनल तरीका, एक तार्किक रूप में उसका प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि रोड मैप तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसको यदि पास करते तो बेहतर चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। साक्षी दिवाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रवक्ता हैं। पैनल डिस्कशन से 3 मुद्दे निकलकर सामने आए। तत्काल लागू करिए, आरक्षण दीजिए ओबीसी को, माइनॉरिटीज़ को भी, और कास्ट सेंसस कराइए। इसका अमली जामा तत्काल पहनाया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो ये इसी समय क्यों नहीं लागू हो रहा है, इसके लिए अमित शाह जी ने आज, हमारे गृह मंत्री जी ने, मेरी आवाज़ इको कर रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलती रहें प्लीज़। जी, उसके लिए अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने आज बताया है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन के वजह से इसी समय नहीं लागू किया जा सकता। दूसरी बात, जब डिबेट पहले राउंड में आपने ओबीसी जी का जिक्र किया था, अगर इसी समय कर दिया जाता है तो ओबीसी की सीट जो है, अगर महिला की सीट हो जाती है तो सबसे ज्यादा विपक्ष को ही परेशानी होगी। अगर राहुल गांधी जी की जिस सीट से लड़ रहे हैं इस समय, वो उसमें महिला आ गई, तब उनके सबसे ज्यादा समस्या आएगी। तो ये समस्याएं जो विपक्ष बाद में ना लाए, ये इसलिए इस समय नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है। जी, अरे भाई, सही बात है। मैंने बीच में कोई किसी के ना बोले, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ अपनी अपनी बारी में बोले और सब लोग एक दूसरे को सुने। साक्षी जी, गो अहेड, आप बोले। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन तो है ही, उसके अलावा मैं बता रही हूँ कि क्योंकि आप लोग को आरोप लगाने की आदत है, तो इस तरीके के आरोप भी आप बाद में लगा सकते हैं। दूसरा आप जो बता रहे थे अभी, हमारे प्रवक्ता भाई, क्योंकि एकमात्र प्रवक्ता भाई बैठे हैं यहाँ पर, इनकी पार्टी की जो सोच है वो इसी से स्पष्ट हो जाती है कि आज उनके पास एक महिला प्रवक्ता तक नहीं थी जो महिलाओं की बात यहाँ रख सके। उन्होंने कई बातें बोली। उन्होंने एक बात ये भी बोली कि महिला जो है घर की गृहिणी है। भाई, गृहिणी है, साथ में नेता भी बन सकती है, आप मौका तो दीजिए उसे। जो तिलमिलाहट रोहित, बीच में मत बोलिए प्लीज। रोहित, मैं समय दूंगा, बीच में मत बोलिए प्लीज। रोहित, आपको शांत रहना पड़ेगा प्लीज। प्लीज डिस्टर्ब ना करें, आपको समय दूंगा, आप बोलिएगा। साक्षी जी, गो अहेड, उनके बोले। देखिए, जो तिलमिलाहट आज देखने को मिली है वो इसलिए मिल रही है कि कल वो महिला जिसे आज ये सिर्फ गृहिणी समझ रहे हैं, वो कल नेता बन सकती है और कल नीतियां बना सकती है और कल योजना में उसके बराबर का योगदान होगा। मैंने इनसे कहा था कि नीलम अहलावत जी को बुला दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, महिलाओं की बात सिर्फ महिलाएं क्यों करेंगी, हम भी कर सकते हैं। मतलब ये कौन सी बात हुई कि मतलब महिलाओं की बात करने के लिए बड़ा पुरुषों का भी योगदान है। आज जो ये मैं बीच में ना बोलिए, मैं समय दूंगा आपको, बीच में नहीं। लेकिन कुछ इसी तरीके, हाँ बोले आप, कंटिन्यू। ये छोटी सोच, कुछ पुरुषों की जो छोटी सोच होती है, जो सिर्फ उन्हें गृहिणी समझते हैं, मैं उनके लिए जवाब दे रही हूँ। उनके लिए तिलमिलाहट की बात है, उनके लिए गुस्से वाली बात है। तो ये जो आज उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो इस बिल के आने के बाद में उनकी माताओं के लिए, उनकी बीवी के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजा आज भी खुल सकता है। आप अपनी सोच तो बदलिए अपनी। शुक्रिया साक्षी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि समय निकालने एक मौका आपको और मिले। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज लोकसभा से बड़ी बम्पर मेजोरिटी के साथ पास हुआ, लेकिन ओवैसी जी ने विरोध कर दिया। देखिए, ये बात तो सही है कि भारत एक विशाल आबादी का देश है और यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ों की ऐसी आवश्यकता है जिनके लिए आरक्षण जरूरी है। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो इंडिया का भी विरोध कर रहे हैं और एनडीए का भी विरोध कर रहे हैं। वो कहाँ लड़ेंगे, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएंगे कि इंडिया को पहुँचाएंगे, अभी ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस देश में आधी आबादी को आरक्षण जरूरी था और अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं। लेकिन जिसको जब मौका मिलता है अपनी राजनीति चमकाता है। चुनाव करीब है तो मोदी जी भी अपना थोड़ा थोड़ा वोट हर जगह से लेंगे, क्योंकि लड़ाई इंडिया गठबंधन से है और इंडिया गठबंधन के सामने जो दूसरे राज्यों में नुकसान होगा उसकी भरपाई कहीं नौजवान से, कहीं किसान से, कहीं महिला से और तमाम कहीं मुसलमान से भी कर सकते हैं। इसकी भी कोशिश लगातार जारी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका शोर मचता है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जिसके लिए होता है उसको पता नहीं लगता है। जैसे अपने यहाँ बहुत बार होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं, वो उनकी गोली चूसने में तो मीठी लगती है, लेकिन इलाज में कितना फ़ायदा हो रहा है ये पता नहीं चल पाता और धीरे धीरे चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये
सरकारों की सियासत की तमाम सारे ऐसे चरित्र हैं जिन पर आप बहुत सारे विपक्ष के लोग तमाम सारी बातें कह रही हैं, सहमति असहमति है। लेकिन आज एक बात इसलिए बड़ी हो जाती है कि मोदी सरकार ने जो काम किया है, भारत जैसे देश में जहां रूढ़िवादी व्यवस्था रही, जहां सती प्रथा रही, आदमी के मरने के साथ ही महिला का जीवन खत्म हो जाता था, यानी कि आदमी अगर मर गया तो उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को जलाया जाता था, जिसके लिए इस देश में कितने आंदोलन हुए, राजा राम मोहन राय से लेके कितना कष्ट झेला महिलाओं ने। उसके बाद जब आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रसार बढ़ा जी, तब महिलाओं के उत्थान की बात आई, और आज ये तीसरा बड़ा अवसर हम कह सकते हैं कि इस देश में आया है कि महिलाओं को आरक्षण 33% संसद में दिया जाए। वैसे टीवी पे बैठकर और तमाम सारे सार्वजनिक जगहों पर हम लोग हमेशा शिष्टाचार की और महिला सम्मान की बड़ी उच्च कोट की बातें करते हैं, लेकिन निजी जीवन में और ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी जगहें अभी ऐसी हैं जहां नारियों को उतनी स्वतंत्रता नहीं है। शिक्षा से लेकर तमाम सारे नौकरी पेशा के वर्ग में तमाम महिलाओं को भी काम काज में ही रहना पड़ता है, सीमित दायरे में। जी वीरेंद्र जी, तो ये आज नारी शक्ति वंदन विधेयक के आगमन को हर पार्टी ने स्वीकारा है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं हैं और सभी ने समर्थन दिया है। मुद्दों पर बात अलग है कि सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अभी 2029 से पहले, जैसा आपने कहा कि अभी तो इस चुनाव में लागू होगा नहीं। हाँ, भाजपा ने, मोदी सरकार ने भाजपा और संघ को एक अपना पिच दे दी कि भाई लो अब इस पर बैटिंग करो, अब 29 में चुनाव आएगा तब तक आरक्षण दिया जाएगा, उससे पहले माहौल बनाओ, कुछ तो वोट ले लो। इसमें मुस्लिम महिलाओं का भी वोट लेने की कोशिश की जाए, क्योंकि वो भी महिला ही हैं, उनको भी लगे कि भाई भाजपा ने जो किया वो सभी धर्मों के लोगों के लिए किया है। तो ये कि राजनीतिक दलों पर चुनाव से पहले बढ़त बनाने की कोशिश है। ब्रजेश जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जब चुनाव आता है तो पार्टियों को हर कौम का, हर वर्ग का वोट चाहिए होता है। जी, बीजेपी भी यही कर रही है, छोटे छोटे दलों के नेताओं को मिला रही है, छोटी छोटी जातियों को मिलाने की कोशिश कर रही, लुभा रही है। किसानों का वोट अलग ले लो, महिलाओं का अलग ले लो, मुसलमानों का अलग ले लो, महिला आरक्षण की बात अलग कर लो, और 3 तलाक पे भी ले लो। तो ये सब चीज़ें वही हैं कि सत्ता की खातिर हर दल ने हर समय में ये सब किया है, और देश आगे बढ़े और उसमें सबका लाभ भी होता रहे। तो एक अस्थाई सरकार जो होती है उसके रहने के जो फायदे हो सकते हैं जी, और उसकी अपनी जो महत्वाकांक्षा होती है कि सत्ता जाने ना पावे, उसके साथ बहुत सारे लाभ भी जनता को मिलते रहते हैं। और मोदी सरकार ने भी उसी तरह पर वो अमल कर रही, उसी चीज़ों पर चल रही है। वैसे इस देश में एक बार जब आपातकाल लगा था तब भी नसबंदी का बड़ा दौर आया था, उसमें पुरुषों के लिए बड़ा खतरा, आतंक मचा था, भाग रहे थे लोग। तब एक बहुत पुराना नारा चला कि जमीन गई चकबंदी माँ और मकान गवा हदबंदी माँ, और दरवाजे पे खड़ी औरत चिल्लाए कि मर्द गवा नसबंदी माँ। तो नसबंदी के बाद आज मोदी जी ने भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक पुरुषों की नसबंदी की तरह ही कर दी है। अच्छा, तभी मुझे लगा ये रोहित इतने विचलित क्यों है, रीजन नहीं समझ पा रहा था। खैर पता चल गया। हाँ वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है, उसको सुनाऊंगा, बहुत शानदार। बहुत पहले हमारे महापुरुषों ने, लेखकों ने नारी की शक्ति और सम्मान पर लिखा है। उसको जितना दिन ब दिन सरकारें सम्मान दे वो कम है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सुनिएगा कि इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है, और मैं दे दूं और ना फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, और तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने के सपने। और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बहुत ऊंची बात की। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहन भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सैयद जरीन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जरीन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कम से कम एक बड़ी ऐतिहासिक राजनीतिक यात्रा है ये, महिलाओं को एम्पावर्ड करना। जी, एक पहला माइलस्टोन है कि आखिरकार कानून तो बन रहा है, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, बट ये तो इंश्योर हो सकता है कि मिलेगा। देखिए, अगर बीजेपी ये सोच रही है कि इसका क्रेडिट वो लेगी तो बिल्कुल भारत की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं, बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि जैसे वो 400 का सिलेंडर 1100 पे लाकर फिर 200 उन्होंने कम कर दिया, और जिस तरीके से वो प्रलोभन और झूठे झुंझुने जो पकड़ाते रहते हैं चुनाव से पहले, और एक विशेष सत्र बुलाकर वो ये बिल लेकर कर आए, सबको पता था कि क्या खुद सरकार ने इस चीज़ को इसकी नीतियों पे गौर नहीं करा होगा कि अभी ये लागू ही नहीं होने पाएगा, और विशेष सत्र बुला करके आप इसको आप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया 454 वोटों से आपको प्रचंड बहुमत के साथ सारी जितनी भी सरकारें थी, सब ने, विपक्ष ने भी इसका जो है भरपूर समर्थन करा है। तो कहीं ना कहीं जो है, देखिए, हम लोग सब, हमारी पार्टी खुद महिलाओं को सपोर्ट करती है, महिलाओं को एम्पावर करना चाहती है। हमारी सिर्फ मांग क्या थी कि आप पीडीए को, हम लोग हमेशा से पीडीए के लिए हमारे नेता ने बात करी है, हमारे खुद नेता ने आज आदरणीय डिम्पल यादव जी ने यही बात कही कि क्या बीजेपी जो है वो ओबीसी विरोधी है, क्या बीजेपी जो है वो नहीं चाहती है कि ऐसी महिलाएं जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, जो कमज़ोर हैं, जो नहीं आगे बढ़ पा रही हैं, क्या वो नहीं चाहती कि बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं, बीजेपी देखिए झूठे प्रलोभन तो हमेशा से देती आई है। आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, आप किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, आप 15 लाख रुपए लेकर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो सरकार जो है वो इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है, बात सिर्फ इतनी सी है कि इंडिया गठबंधन के जो 28 दल एक साथ आए हैं, इससे डर गई है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, उनको खुद वो समझ रहे हैं कि हम 24 नहीं निकाल पाएंगे। क्या ये गेम चेंजर होगा? बिल्कुल नहीं, गेम चेंजर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत समझदार हैं। जो महिलाएं अपना घर ब्रजेश जी चला रही हैं, जिनके कितनी ऐसी महिलाओं, जिनके पति जो होंगे बेरोजगार होंगे, जिनके बेटे बेरोजगार होंगे, जो किचन चला रही, जो महंगाई को देख रही हैं। अरे आप तो यहाँ तक कह रहे थे कि त्योहारों में आप 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, किसको सिलेंडर मुफ्त मिल गए? कितने झूठे झुंझुने आप महिलाओं को आप जो है पकड़ाएंगे। रोहित छोड़ के तो मुझे नहीं लगता किसी के यहाँ फ्री सिलेंडर होंगे। आप वही तो मैं कह रही, मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम महिलाओं के हितैषी हैं। 80 दिन तक मणिपुर जलता रहा, आपकी कोई महिला सांसद, कोई मिनिस्टर, किसी ने एक ट्वीट करा? जो हमारी महिला खिलाड़ी थी वो दिल्ली में आकर कितने दिन तक वो अपना विरोध दर्ज कराती रही, किसी ने सुध ली? जश्न आप मनाते रहते हैं। आपका कहने का तात्पर्य है सिर्फ वोट लेने का मकसद है? वोट लेने के वो हर तरह, देखिए आप देंगी महिलाएं वोट या नहीं? बिल्कुल नहीं देंगी, बिल्कुल समझदार है महिलाएं बिल्कुल बेवकूफ नहीं। क्या अरे आप 400 का सिलेंडर 1100 पे लेकर कर आए, फिर उसको आपने 200 अभी रिजर्वेशन दे दिया ना, उससे खुशी नहीं है? नहीं बिल्कुल। अरे तो ये तो सर्व दलों ने इसमें सहमति जताई है ना, अकेले बीजेपी का क्रेडिट नहीं है इसके अंदर। खाना बर्बाद होता है, थोड़ा थोड़ा बनाइए, सिलेंडर महंगा है। क्यों? वही तो मैं कह रही हूँ, महिलाएं बहुत समझदार है ब्रजेश जी, सबको ये बात पता है, महंगाई सबको परेशान करे, बात में डॉक्टर सुधा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जरीन जी, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। देखिए, एक लार्जर अगर पर्सपेक्टिव में बात करें, एक समग्र दृष्टिकोण में, तो कम से कम 33% एक प्लेटफॉर्म तो मिला महिलाओं को। आरक्षण आज नहीं मिला, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, या 5 साल बाद मिल जाएगा। एक पहला ऐतिहासिक कदम तो उठाया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कि हम ज़मीन लेके घर बनाने की बात कर रहे हैं, पहले छत लगा देंगे, ज़मीन अभी खरीदी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही किया है, जुमला लॉलीपॉप मिला है हमें, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें वो अधिकार मिलेगा कब। साक्षी बहन जो बार बार हमसे पूछ रही थी कि आप कहाँ से लड़ेंगे, रिजर्वेशन में आ जाएगा। अरे भाई, इसकी चिंता हम लोग कर लेंगे। आपने परिसीमन और जो लाके जनगणना को रख दिया है, ये आपको दिखाता है कि साक्षी बहन को दिक्कत होने वाली है। ये हम लोगों के फेवर में काम नहीं करना चाहते हैं। अगर ये सच में महिलाओं के विरोधी होते, शब्द देखिए, इन्होंने कहा नारी शक्ति वंदन, जो मात्र कारण है हमारे क्रंदन का,
वो हमारी वंदन करेगा। अरे हमें नहीं चाहिए यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तद देवता, हमें नहीं रमाना है, हमें हमारे अधिकार मिल जाए, हमें इतना बहुत है। हम जानते हैं चलना कैसे। मैटर नहीं करते, वंदन की जगह हटा दीजिए वंदन, महिला आरक्षण बिल कहिए। नहीं, मैं बताती हूँ मैटर क्यों करते हैं। ये भारी भरकम शब्दों से लोगों को दिखाते हैं कि हम जो कह रहे हैं ना, बस अभी कहीं से कुछ आवाजें आएंगी और सब कुछ एकदम बदल जाएगा। मैडम ये शब्द ही हैं जो जीवन बदलते हैं। नहीं कहते रही हूँ, क्रंदन है। क्रंदन कराने वाले लोग जब वंदन शब्द लाते हैं ना, तो सच में हास्यास्पद होता है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे देश की महिलाओं के सम्मान अस्मिता की बात हो, और झुनझुना जो पकड़ाया गया है। बहुत शुक्रिया। इस राउंड में थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ। मैं नीलम यादव को आमंत्रित करता हूँ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। देखिए, संशोधनों पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, जैसा कि मैं सुधा जी से भी बात कर रहा था, ये तो एक बड़ा कदम है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, हमने स्वागत तो कर दिया है मोदी जी का, उन्होंने महिला आरक्षण दिया, बहुत बड़ा काम किया, सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि जब जब चुनाव आता है, मोदी जी के पास इतने प्रोपेगेंडा होता है, कमी नहीं है प्रोपेगेंडा। आज जिस तरह से आधी आबादी को बेवकूफ बना रहे हैं महिला आरक्षण पे, मैं आपसे इनसे यही कहूंगी, आज तक इन्होंने जितने भी वादे किए, क्या पहले राउंड में आप लोग बहुत खुश थे, दूसरा राउंड आते आते मैं स्वागत करती हूँ। मैं कह रही हूँ कि इन्होंने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया। वो तो कहिए तीसरा राउंड नहीं है, नहीं तो पता पहली बार 10 सालों में पहली बार इन्होंने सम्मान दिया महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, और मैं सैल्यूट करती हूँ मोदी जी को। लेकिन मोदी जी ने 10 सालों में जितने वादे किए थे, जितने इन्होंने जुमले हाके थे, क्या इन्होंने पूरे किए? क्या इन्होंने 2 करोड़ नौकरी दी? क्या इन्होंने पक्के मकान बनवाए? क्या नीलम जी शुक्रिया, थोड़ा सा वक्त का अभाव है। मैं ब्रजेश जी, मुझे 5 मिनट मौका दीजिए। 5 मिनट नहीं है मैम, अगर आप 20 सेकंड में खत्म करें प्लीज, फिर किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे जी। प्लीज ब्रजेश जी, मेरी अपनी बात रखने दीजिए, पार्टी के स्टैंड को रखने दीजिए कि मोदी जी का जो ये जुमला है वो देश को चलने वाला नहीं है देश में। और महिलाएं समझ चुकी हैं कि ये जो बिल आया है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। देखा जाए, महिला आरक्षण बेवकूफ बनाओ बिल है। और मैं तो नया इंट्रोडक्शन हो गया। मैं तो यही कह रही हूँ आपसे कि मोदी जी जितने भी वादे किए सब झूठे। धन्यवाद मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। कृपया थोड़ा सा सहयोग करें, आज वक्त का अभाव है। मैं इस पर निश्चित रूप से विस्तृत चर्चा करूंगा और आपको फिर से इन्वाइट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा सिंह को जी को लाया जाए स्क्रीन पे। भाषा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि देखिए, अभी तो कानून की शक्ल अख्तियार करने में पर थोड़ा ही वक्त बाकी है। क्या हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते हैं कि एटलीस्ट 33% एम्पावरमेंट पॉलिटिकली होगा महिलाओं? आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, परसों नहीं होगा, 29 में होगा, 29 में नहीं होगा, 35 में होगा, कभी तो होगा। एक कम से कम तैयारी तो कर दी, कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। और इस पे नाम मोदी जी का होगा, ये भी तय हो गया। देखिए, दोनों चीज़ें हुई हैं, जैसे नई संसद, एक प्रतिनिधि जो थे प्रवक्ता पार्टी के, उन्होंने कहा ना कि क्यों बुलाया गया, तो उसमें उन्होंने भूल गए कि उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी का पावन दिन है। गणेश चतुर्थी को उन्होंने किस तरह से जोड़ा, संगोल युग को किस तरह से जोड़ा महिला वंदन बिल से। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी ब्रिजेश जी, आपके यहाँ बहुत गंभीर चर्चा चली इस पर। निश्चित तौर पर इस बिल को लाकर मोदी जी ने यह तय कर दिया कि राम मंदिर के साथ साथ 2024 में उनको महिला वोटों की सख्त जरूरत है। मिलेगा इस कदम से इंडिया गठबंधन से जिस तरह से बेचैनी है, और इसमें सारा का सारा जमीन पे किस तरह से मशक्कत होगी इंडिया गठबंधन की, विपक्ष की, क्योंकि यह दरअसल एक धोखा बिल है। महिला आरक्षण अभी मिला नहीं है, कब मिलेगा इसका टाइम फ्रेम सुनिश्चित नहीं। 2 चीजों के साथ जिस तरह से उसे जोड़ा गया है, इसमें बहुत सी चिंताएं हैं, जो चिंताएं सदन के भीतर आई। आज नहीं कल होगा, संघर्ष भीषण होगा। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट भी बहुत एक अहम है। हाँ, शुक्रिया आपका जी। रोहित जी, क्या बार बार उस वक्त बोल रहे थे, आप कहिए। रोहित अग्रवाल। ब्रिजेश जी, एक तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी माता और बहनों का पक्ष बहुत ईमानदारी से रख सकता हूँ, और ये विश्वास मेरी माताओं और बहनों ने मुझ पे किया है। और मैं साक्षी दिवाकर जी को बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोकदल का जो मीडिया पैनल है उसके अंदर 50% ज़्यादा महिलाएं हैं।
लेकिन मैं आपसे बहुत सहमत हूं, क्योंकि आपने एक बात कही, बहुत अच्छी तरीके से कही कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिस पे आप विश्वास कर सकें कि वो महिलाओं का पक्ष रख पाए। और मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मणिपुर की जब बहनों की असमत लूट रही थी तब भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी पुरुष की आवाज नहीं निकली थी। यहां तक कि वहां की महिलाओं की भी, महिला सांसद जो स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा चीखती चिल्लाती हैं किसी भी मुद्दे पे, एक हाथी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पे स्मृति ईरानी का कलेजा फटने लगता है, पर मणिपुर की बहनों पे स्मृति ईरानी मौन थी। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि महिलाओं के प्रति जितनी असंवेदनशीलता आपकी पार्टी में है और जितना ज्यादा आपको अविश्वास अपने पुरुषों तो पे वर्तमान स्वरूप इस बिल का आपको स्वीकार नहीं, करेक्ट? बिल्कुल। देखिए ब्रजेश जी, सिर्फ झुंझुना है, सिर्फ लॉलीपॉप है, एक और जुमला है जो महिलाओं को दे दिया गया है। अब महिला बेचारी, बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। फिर किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे तो आपको जरूर मौका देंगे। इस बार तो आप अकेले फंसे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो बिल लाया जा रहा है, या मान लीजिए कि कानून का शक्ल अख्तियार कर लिया, राजनीतिक रूप से नीचे तक संदेश देने में सफल रहा, महिलाओं के वोट बीजेपी अट्रैक्ट कर पाएगी या नहीं? देखिए, ये जो महिलाओं की बिल के बारे में जो बात हो रही है, राजनीतिक अधिकार की और सहभागिता की बात है, ये एक आंदोलन का स्वरूप है। इस आंदोलन को आप ये कहेंगे कि कौन इसको अंजाम दिया, उसी तरह से हम उसको नहीं लेंगे। उसके लिए बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, चाहे राजा राम मोहन रॉय से लेके आप तक। तो बात वो नहीं है, बात है कि जो संविधान के एक बिल के माध्यम से एक निर्णय जो है वो एक ऐतिहासिक है, लेकिन इसके जो पूरी सारे रोड मैप है उसको तब तक नहीं देखेंगे तब तक इसका जो प्रभाव, इसका जो लाभ, वो काफ़ी लंबा समय भी ला सकता है। तो इसीलिए एक आंदोलन का एक परिणाम है ये। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं इस पैनल में उपस्थित सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबको पुनः बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।